नमस्कार, हाजिर हूं प्रत्युष खरे आपके अपने पसंदीदा और निष्पक्ष बहस के शो सबका हिसाब होगा लेकिन 24 के फाइनल से पहले 23 के दंगल को सेमीफाइनल माना जा रहा है और उसमें भी सबसे ज्यादा फोकस हिंदी पट्टी के दो बड़े राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान पर है। एमपी के लिए जारी बीजेपी की दूसरी सूची में पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कह दिया है कि हार को सामने देखकर रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाथ सबको उतार दिया था। वहीं दूसरी सूची में हुआ यही है। यह झूठी उम्मीद का आखिरी दाव है। सबसे बड़ी पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, इसलिए मंत्रियों और सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। अब सवाल है कि बीजेपी ने यह दांव क्यों चला, इसके पीछे वजह क्या है। आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। क्या है वो 3 अहम सवाल, वो सवाल भी आपको दिखाते हैं। सवाल आइए। पहला सवाल, एमपी में बीजेपी की दूसरी लिस्ट आत्मविश्वास है या डर, जो विपक्ष यानी कांग्रेस कह रही है। दूसरा सवाल, 23 के दंगल में बीजेपी का चेहरा सिर्फ पीएम मोदी है, क्योंकि अब तक बीजेपी चेहरों पर चुनाव लड़ती आ रही है। आप एमपी और राजस्थान को उठाकर देख लीजिए। बीजेपी का बड़े चेहरों पर दाव, इसलिए कांग्रेस में तनाव। भाई पार्टी किसी को भी उतार सकती है, कांग्रेस में इतनी टेंशन क्यों? आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। श्री नरेंद्र मोदी, हर कार्यकर्ता को जी जान से जुटना है। मुझे आप सभी के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। वहां जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं 51 मिनट में 44 बार कांग्रेस का नाम, जहां आप सत्ता में हैं वहां भी आपको कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है। सर इधर लेफ्ट कांग्रेस तंज कस रही है, ट्वीट कर रही है, कह रही है कि केंद्रीय नेताओं को उतार दिया है। ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। कौन घबराया है, कौन नहीं घबराया है, ये पूरा जनता तय करेगी 60 दिन के अंदर। तो 2024 से पहले विधानसभा चुनाव का खेल शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। बीजेपी आज सत्ता के केंद्र में है, जहां वो वापसी के लिए एक बार फिर से ये सियासी गुणागणित पे लगी। सोमवार देर रात बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की और इस दूसरी लिस्ट में क्या खास है वो आप समझिए। ये देखिए, इसमें बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की दूसरी सूची में, उसमें देखिए 36 उम्मीदवार, इसमें से 7 सांसद हैं, 7 इसमें पूर्व विधायक हैं और हारी हुई सीटें हैं। इसमें 36 ऐसी सीटें हैं जो पिछली बार बीजेपी हार गई थी, जो 29 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई। अब इसमें आप गौर कीजिए, 3 केंद्रीय मंत्री, महासचिव 1 कैलाश विजयवर्गीय, एमएलए के टिकट कटे कितने? 3। इसमें से वो सीधे वाले भी विधायक साहब हैं, पेशाब कांड आपको याद होगा, उनका टिकट कट गया। अब पिछली बार बीजेपी मात्र 39 जो उम्मीदवारों की सीट जो इस बार जारी हुई है टिकट दूसरी सूची में, उसमें 39 में से बीजेपी यहां से सिर्फ 3 सीट ही जीत पाई थी, 36 हार गई थी। इसलिए भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी ने हेवी वेट चेहरों को इसमें शामिल किया है। अब जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं उसके पीछे का खेल को भी समझिए। दरअसल जिन नामों की चर्चा थी उनकी जगह किन को टिकट दिया गया और क्यों दिया गया, यह समझने की भी जरूरत है। अब ये देखिए, चेहरा लाइए। दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया गया है। चर्चा क्या थी कि वो अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे, दावेदारी उसकी थी, लेकिन उतार दिया गया खुद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया है। चर्चा काफी चल रही थी कि बेटे आकाश के लिए वो टिकट की डिमांड कर रहे थे, यानी कि बेटे की बजाय पार्टी में यह रूल है कि सिर्फ एक ही को मिलेगा टिकट। सतना से गणेश सिंह को बीजेपी का टिकट मिला है। छोटे भाई उमेश सिंह के लिए वो पैरवी कर रहे थे। अब आप एक और चेहरे पर आइए, प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय मंत्री। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल को टिकट मिला है। एमएलए जामल पटेल को टिकट मिलेगा, ऐसी चर्चा चल रही थी।
अब आइए, जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह को टिकट मिला है। राकेश सिंह अपने करीबी के लिए वो टिकट के लिए पैरवी कर रहे थे। तो अब आप वजह समझ गए क्यों टिकट दिया गया, इसके पहले चल क्या रहा था। अब बीजेपी ने बदलाव क्यों किया? क्या बीजेपी इस बात को समझ रही है कि इस बार की लड़ाई आसान नहीं है, इसलिए बड़े चेहरों को मैदान में उतार रही है ताकि लड़ाई को और आसान बनाया जा सके? इसके पीछे की वजह को भी आप समझिए। मंत्री से सांसद तक मैदान में क्यों? वजह नंबर 1, कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी अब सतर्क हो गई है। कर्नाटक में बड़ी हार बीजेपी को मिली, हारी हुई सीटों को जीतने पर फोकस। 39 उम्मीदवार, 36 उसमें से हार गए थे, 3 ही सीट जीत पाई थी। परिवारवाद पर बीजेपी का प्रहार, कि परिवारवाद नहीं चलेगा टिकट दावेदारी में। एक और वजह, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी की काट, क्योंकि लंबे अरसे तक बीजेपी का शासन रहा, हालांकि बीच में कांग्रेस भी आई थी। दिग्गज उम्मीदवारों से बदलेगा माहौल। अगर आप बड़े चेहरों को उतारते हैं तो वो अपने पक्ष में माहौल को बदल सकते हैं। प्रभाव वाले इलाकों पर असर पड़ेगा। अगर कोई सांसद है उसका प्रभाव अच्छा है तो आसपास की विधानसभा सीटों पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव एक साथ है, ऐसे में बीजेपी राजस्थान में क्या कर सकती है? कहा जा रहा है कि राजस्थान में टिकट बंटवारे में एमपी वाला फॉर्मूला लागू हो सकता है। अभी आपने एमपी का फॉर्मूला देखा, अब यह माना जा रहा है कि यही फॉर्मूला अब राजस्थान में भी होगा लागू। अगर ये राजस्थान में लागू होगा तो जाहिर सी बात है कि कई केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। हारी हुई सीटों पर बीजेपी पूरा फोकस करेगी, केंद्रीय मंत्रियों को दे सकती है टिकट। आगे आइए, वसुंधरा की जगह दिया कुमारी पर लगेगा दांव। महारानी दिया कुमारी राजस्थान से सांसद है, तो दिया कुमारी में बीजेपी को भविष्य नजर आ रहा है। युवा चेहरा भी है दिया कुमारी। वैसे बीजेपी राजस्थान में एक और पत्ता खोल रही है। दिया कुमारी, जिसकी चर्चा भी हमने की, उनको मैदान में उतारा जा सकता। मतलब यह कि दिया कुमारी को वसुंधरा राजे की काट के तौर पर बीजेपी आलाकमान देख रही है। कैसे, समझिए, जल्दी से लाइए ग्राफिक्स। अब ये देखिए, दोनों महारानी हैं, एक दिया कुमारी, एक वसुंधरा राजे। राजपूत हैं दिया कुमारी, वसुंधरा राजे दोनों। वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, दिया कुमारी सांसद हैं वर्तमान में, फिट हैं, महिला है, और इसलिए कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे की काट है। और राजघराना, ये दोनों ही राजघराने से आती हैं, और राजस्थान की सियासत में राजघराना बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो यह वजह हो सकती है कि एक महारानी के लिए दूसरी महारानी का विकल्प बीजेपी के सामने तैयार है। तो चलिए बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। धनंजय गिरी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, डॉक्टर टीना करमवीर हैं प्रवक्ता कांग्रेस की, मनोज यादव हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, ममता काले राजनीतिक विश्लेषक थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, रमन है और साथ ही जितेंद्र। जितेंद्र इस वक्त भोपाल में। जितेंद्र, वजह क्या मानी जाए? हेवीवेट चेहरों को उतारा गया, क्या हार का डर है या कोई खास रणनीति है? कुछ लोग कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक, या फिर कर्नाटक और हिमाचल से सबक लेकर बीजेपी यह कदम उठा रही है। बिल्कुल, देखिए प्रत्युष, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से पहले जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उन राज्यों के जो परिणाम निकल कर आए हैं, उन परिणामों के तहत ये जो टिकट वितरण है वो किया गया है। मध्य प्रदेश में बड़े चेहरों पर दांव खेला गया है, और मध्य प्रदेश के लोगों से हम ये जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं जिन्हें मैदान में उतारा गया है। वो आखिर ऐसी क्या वजह रही? क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बीजेपी ने बड़े चेहरों पर दांव खेला है, तो क्या किसी प्रकार का डर है या मास्टर स्ट्रोक? देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक कहेंगे, क्योंकि इस बार 3 राज्यों में जिस प्रकार से घोषणा की गई थी कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव संचालित होगा, और मोदी जी के टीम के जो महत्वपूर्ण लोग थे, आपने देखा जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रहलाद पटेल जी, ये बड़े चेहरे जो कि कहीं ना कहीं एक संभाग में अपना वर्चस्व रखते हैं, इन लोगों को ग्राउंड पर आकर विधानसभा का चुनाव लड़ाने का जो निर्णय लिया गया है पार्टी द्वारा, आप समझिए, इसको ऐसे देखिए आप कि कहीं ना कहीं जब प्रत्याशी, इतने बड़े नेता जब उस विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे तो उसकी 3-4 विधानसभाओं को भी प्रभावित करेंगे, और लगभग एक प्रत्याशी जो है। ये नेता तो चाहते थे कि इनके परिवार में से किसी को मौका मिल जाए। देखिए, परिवारवाद
का तो आपको मालूम है कि शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी विरोध करती आई है। परिवारवाद का जो काम है वो कांग्रेस करती है, लेकिन आप समझिए कि इसका जो परिणाम जब सामने आएंगे आप इसको देखिए कि मोदी भी देखेंगे। क्या लगता है आपको? जितेंद्र, खबर ये भी है जितेंद्र की अभी तो सिर्फ 3 मंत्रियों का नाम सामने आया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए खबर तो ये भी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। अभी तो सिर्फ 3 केंद्रीय मंत्री आए हैं, तो अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे, सभी जीतेंगे, सत्ता में आएगी, तो मुख्यमंत्री कौन? देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे बड़े लीडर को भी पार्टी चुनाव में लड़ाए, क्योंकि जब वो कांग्रेस में तो कहीं ना कहीं 36। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री तो पार्टी जिसका डिसीजन करेगी वो होगा। आपको क्या लगता है? पार्टी डिसीजन। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कोई सांसद या केंद्रीय मंत्री को आप विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं तो प्रभाव आसपास के सीटों पर भी पड़ेगा। हो सकता है कि यह स्ट्रेटेजी रही हो। रमन, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि बीजेपी बिना चेहरे के सामने जा रही है? रमन, इस बार राजस्थान में बीजेपी के लिए सीएम फेस कौन है? वसुंधरा राजे या दिया कुमारी? कौन है, या कोई भी नहीं? जी हाँ, देखिए बिल्कुल राजस्थान की अगर बात करेंगे तो राजस्थान में निश्चित रूप में जिस तरीके से परिवर्तन की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और आज प्रहलाद जोशी जैसे परिवर्तन यात्रा खत्म हुई है उसके बाद प्रहलाद जोशी जो राजस्थान के यहाँ पर प्रभारी बनाए गए हैं, उन्होंने आज मैराथन बैठक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में की है। और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आज मैं सुबह से लेकर शाम तक वहीं पर मौजूद था, और वहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं से जो बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि अगर मध्य प्रदेश का जो फार्मूला है वो राजस्थान में अपनाया जाता है तो कुछ लोगों का कहना है कि इसका फायदा होगा, क्योंकि केंद्रीय जो केंद्र की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उसका कार्यकर्ता पालन करेंगे। लेकिन कुछ एक ऐसे इच्छुक लोग थे जो कहीं ना कहीं टिकट के दावेदार अपने आप को बता रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि इसका नुकसान भी हो सकता है। पब्लिक इसे किस तरीके से देखती है, कुछ पब्लिक के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? महेश जी, आप जिस तरीके से राजस्थान में कल प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री ने कहा कि चेहरा कोई नहीं होगा, यहाँ पर कमल का फूल ही जो है वो चेहरा होगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि दिया कुमारी को जो है वो चेहरा बनाया जा सकता है, और उसके साथ साथ में केंद्रीय मंत्री और सांसद जो हैं उनको यहाँ विधानसभा में टिकट दी जा सकती है। तो आपको क्या लगता है, इसका फायदा होगा या नुकसान होगा पार्टी को? नहीं, बिल्कुल फायदा ही होगा इसमें। तो पब्लिक को ये एक्सेप्ट होगा यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। आप किस तरीके से देखते हैं अगर दिया कुमारी को यहाँ पर एक प्रोजेक्शन ठीक है? रमन, जितेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय गिरी जी, सारे हेवीवेट चेहरों को आपने चुनावी मैदान में उतार दिया, ये आत्मविश्वास है, खास रणनीति है, या हार का डर है? प्रत्युषी, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में पद नहीं होता है, दायित्व होता है। अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग समय पर अलग अलग दायित्व बोध से बंधे होते हैं, और जब पार्टी जिसको जो निर्देश देती है कि आप अभी इस दायित्व का निर्वहन करिए, वो उस समय उस दायित्व का निर्वहन कर रहा होता है। जब प्रधानमंत्री जी आते हैं पार्टी कार्यालय में, इतनी बड़ी मैसिव जीत 303 सीट जीतते हैं जब हम, और वो संबोधन में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना सबसे सम्मान की बात है, तो कार्यकर्ताओं का मान बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। और हम रन की बात नहीं कर रहे, मन की बात करते हैं, जनमन की बात करते हैं, और एक एक जन की चिंता करते हैं। एक एक व्यक्ति समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का कैसे उसका उत्थान हो, कैसे उसका विकास हो, गांव गरीब किसान नौजवान का कैसे वो आगे आए, कैसे उसका उत्थान हो, इसी की चिंता करते हैं। और हमारे लेकिन मुझे एक बात बताइएगा धनंजय जी, एक बात बताइएगा भाई, अब तक तो बीजेपी का पैटर्न रहा है राजस्थान या मध्य प्रदेश में, आपके पास तो चेहरा था, चेहरे के दम पर चुनाव लड़ते थे, आप ये कहते थे कि हमने काम किया, उसी काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि अब शिवराज सिंह के काम पर भरोसा नहीं रहा बीजेपी को, इसलिए केंद्र से पूरी फौज लेकर आप उतर रहे हैं यहां पर? प्रत्युष जी, भारतीय जनता पार्टी एक कालक्रमिक विकास की प्रक्रिया की पार्टी है। कभी हमारे पास 2 सांसद थे, फिर कुछ कार्यकर्ता थे, और आज भारतीय जनता पार्टी भारत की नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। क्यों? क्योंकि उसके पास विचारों का बल है, इसलिए वो सबल है। और इसीलिए तो हमारे पास कार्यकर्ता, इसीलिए कांग्रेस आपसे पूछ रही है कि आप इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, इसके बावजूद आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, सुयोग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा है स्टेट में, इसलिए आप केंद्र से ला रहे हैं।
देखिए कांग्रेस क्या कह रही है महत्वपूर्ण यह है कि जनता के मन में क्या है। कांग्रेस कुछ तो कांग्रेस कहेगी, कांग्रेस का काम है कहना, और कांग्रेस का काम है कहना। लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में। चलिए देखिए अब इस जवाब पर डॉक्टर, एक सेकंड मैं आ रहा हूं दोबारा आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर टीना। अब पार्टी का डिसीजन है, पार्टी जिसको चाहे चुनाव लड़ा सकती है। कहीं कांग्रेस को टेंशन तो नहीं हो रही है कि हेवीवेट चेहरों से पूरा खेल बदल जाएगा? देखिए प्रत्युष जी, मुझे लगता है कि किसी को चुने ये इस बात की हम लोगों को कोई चिंता नहीं है, ये चाहे केंद्रीय मंत्री उतार दे या पूर्व मंत्री। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, देखिए 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का जिक्र किया गया। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवराज मामा ने मध्य प्रदेश में कोई काम नहीं किया। यदि उन्होंने कोई काम किया होता तो काम पर चर्चा होती, और भाषण की बात की जाए तो भाषण में आप क्या कहेंगे? आप अपनी उपलब्धि गिनाएंगे। हम राजस्थान में भाषण देते हैं, राहुल जी भाषण देते हैं, तो जो अशोक गहलोत साहब ने काम किया है उस पर बात करते हैं। और पूरे देश के अंदर ही ऐसे होता है। वहां पर सिर्फ हम किसी अपनी विपक्षी पार्टी को गरियाते नहीं है, हम सिर्फ अपने काम पर चर्चा करते हैं। क्योंकि देखिए डबल इंजन की सरकार है। अब डबल इंजन की सरकार के और देश के प्रमुख, हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं, हमारे लिए तो हम कहते हैं बहुत अच्छा है कि वो जाए जनता के बीच। वो कर्नाटक में भी गए थे तो उनको हार का सामना करना पड़ रहा है और लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं। इसीलिए आज पवन जी ने जो बोला है कि ये हमारे स्टार प्रचारक हैं, तो अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन झूठ बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री, और लगातार झूठ बोलते हैं अपने भाषणों में, अपने काम पर चर्चा नहीं करते। अच्छा मुझे एक बात बताइए डॉक्टर टीना, मुझे एक बात बताइए, एमपी कांग्रेस की तरफ से एक मैसेज दिया गया बीजेपी की इस दूसरी सूची के बाद कि हार को सामने देखकर रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाथ सबको उतार दिया था। यही दूसरी सूची में हुआ है। तो इसमें रावण कौन है, मेघनाथ कौन है, अहिरावण कौन है, बता दीजिए। जी देखिए, शिवराज जी की ये लिस्ट बता रही है कि शिवराज जी की विदाई का समय आ गया है, ये लिस्ट से जाहिर हो गया है। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, देखिए 19 साल से इनकी सरकार रही है, लेकिन इन्होंने जनता को देने का कोई काम नहीं किया। युवाओं को रोजगार, व्यापम घोटालों में रोजगार नहीं मिला, जिनको घोटालों का सामना करना पड़ा। और 19,000 के करीब जो है युवा है जिन्होंने खुदकुशी की है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इन्होंने काम कुछ नहीं किया। और ऐसे लोगों को सोचिए, हम तो सोच रहे थे कि शिवराज सिंह का नाम होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जितने मंत्रियों का नाम इन्होंने डाला है, ये लिस्ट चाहे कुछ भी बनाए उससे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जनता ने ये डिसाइड, क्योंकि चुनाव जनता लड़ रही है, मध्य प्रदेश का चुनाव जनता लड़ रही है। इन्होंने जो लूट करके जो सरकार बनाई और लूट की जो सरकार बनाई, और बैग सूटकेस वाली सरकार, अब ये सूटकेस वाली सरकार मध्य प्रदेश की जनता को नहीं चाहिए। सूटकेस वाली सरकार मध्य प्रदेश की जनता को नहीं चाहिए भाई, तो जनता ही तय करेगी जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, उससे पहले जब वोटिंग होगी तब। ममता काले जी, क्या वजह है इस बार बीजेपी बिना चेहरे के जा रही है? भाई चेहरा तो सिर्फ या तो मोदी जी का ही है या फिर किसी और का है, किसका है बताइए? प्रत्युष जी धन्यवाद। सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, ऐसी पार्टी है जिसके पास चेहरों की, नेतृत्व की, नेताओं की, कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। तो चिंता तो उनको करनी चाहिए जो असल में राष्ट्रीय पार्टी से आजकल 10 जनपद की पार्टी बन गए। चिंता का विषय उनके लिए। अब देखिए कांग्रेस पार्टी भी लगातार कमल 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 ही बोलती रहती है पूरा टाइम। ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तो कमल ही खिलेगा साहब, हमारा दांव भी कमल पर है। यानी कि जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होगी, कमल का फूल खिलेगा और डॉक्टर मैडम आपके बीच में मैं नहीं बोली थी, थोड़ा शांत हो जाइए, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, आपके काम आएगा। अच्छा, अब ये जो डॉक्टर मैडम है, डॉक्टर टीना, इन्होंने 2-3 चीजें बोली। इन्होंने रोजगार की बात बोली, इन्होंने मोदी जी की बात बोली। मैं सोच रही हूँ इनकी बौखलाहट देखिए, इनका डर देखिए। कांग्रेस पार्टी अपने आप को सुदृढ़ नहीं करती, अपने नेताओं को नहीं सुनती है, बल्कि मोदी जी को सुनती है। बड़े ध्यान से कितनी बार क्या बोला क्या नहीं बोला, क्योंकि ये जानते हैं कि इनका सुपड़ा साफ होने वाला है और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और मोदी जी के नेतृत्व में आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तीसरी जरूरी बात जो मेरी बहन ने बोली, इन्होंने बोली कि युवाओं को रोजगार नहीं दिया, हमारा तो बहुत विकास का मॉडल है, हम तो विकास की बात करते हैं। कौन सा वाला मॉडल है? कर्नाटक वाला मॉडल। सीएम कौन है आपका? कर्नाटक वाला मॉडल, कर्नाटक वाला मॉडल,
जहां पे मुफ्त का चंदन घिसमेरा नंदन वाली आइडियोलॉजी आपने अरविंद केजरीवाल से उठा ली और बोला कि जो ग्रेजुएशन किए हुए युवा हैं उनको हम नौकरी नहीं देंगे, उनको पर महीना 3,000 रुपए का भत्ता देंगे। जो डिप्लोमा वाले नौजवान हैं उनको भी नौकरी नहीं देंगे। ना 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 ना, हम उनको भी 1,500 रुपए हर महीने देंगे। हम महिलाओं को 2,000 रुपए देंगे, उनको सशक्त नहीं बनाएंगे। ये मॉडल की आप बात कर रही है। अरे डर कह रही है? अभी तो मैंने फैक्ट्स का पिटारा खोला मैडम, अभी तो मैंने फैक्ट्स का पिटारा खोला है। अभी तो आप देखिए, आपकी तरह रिटॉरिक नहीं सुनाती। मैं मनोज यादव का रुख कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी का। मैं समाजवादी पार्टी का रुख कर रहा हूं, मनोज यादव का। लेकिन उससे पहले बिल्कुल संक्षेप में जवाब दे दीजिएगा। डॉक्टर टीना, अभी आपने पूछा कि बीजेपी का चेहरा तो बता दीजिए एमपी राजस्थान में। मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस का चेहरा बता दीजिए राजस्थान और एमपी दोनों में। अशोक गहलोत और कमलनाथ, या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत या सचिन पायलट, कौन? नहीं, हम तो आपके चैनल पे बोल रहे हैं कमलनाथ जी चेहरा है हमारी। हम एक बात और भी साथ में मैं ऐड करना चाहती हूँ, देखिए 2 आंखें हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी। उसी प्रकार हम राजस्थान में बात करें, हमारी 2 आंखें और एक चेहरा नहीं, 2 आंखें, 2 आंखें कहेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कमलनाथ जी और उसमें अच्छा, और आपके यहाँ कौन है? आपके यहाँ कौन है? अडानी जी, आपके यहाँ कौन है? लड़कियों बेचारी प्रियंका वाड्रा को मनोज यादव जी, अडानी जी है क्या आपके यहाँ पर? केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारना, मनोज यादव, क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक होगा? क्या बीजेपी के इस कदम को विपक्ष हल्के में ले रहा है? देखिए, एक बात प्रत्युष जी मैं क्लियर कर दूं कि आप अब चेहरे वाला सवाल मत पूछिए। चेहरे पे सवाल खत्म हो गए, और तब से खत्म हो गए, मोदी जी ने भी छोड़ दिया और आरएसएस ने भी छोड़ दिया, जब से ऑर्गेनाइजर में वो खबर छपी कि अब मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव नहीं जीता जा सकता है। तो बीजेपी बड़ा क्लियरफुली और बड़ी चतुराई के साथ चेहरे वाली डिबेट को किनारे कर रही। हाँ, विपक्ष से सवाल पूछ सकते हैं कौन चेहरा होगा, तो वो दल जरूर बताएंगे कि कौन चेहरा होगा या नहीं होगा। लेकिन बीजेपी को चेहरे से डरने लगने लगा है, और उसका कारण यह है कि बीजेपी जिस चेहरे पे इतना गुमान कर रही थी वो चेहरा फेल हो गया। फेल कहाँ हुआ? वो हिमाचल प्रदेश पे फेल हो गया, वो कर्नाटका में फेल हो गया, वो तमाम सारे उन मुद्दों पे फेल हो गया जिन मुद्दों पे जादूगरी दिखाने के बात कही जाती थी। और इन 4 राज्यों में चूंकि अकेले मोदी जी ही चुनाव लड़ रहे हैं, इनका एनडीए गठबंधन दल का कोई भी प्रत्याशी, कोई भी दल इन 4-5 राज्यों के चुनाव में ना उनकी कोई प्रतिभागिता है और ना ही उनका कोई मेरे ख्याल से काम है। विशुद्ध रूप से और शुद्ध रूप से दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी चुनाव लड़ेगी। यहां चेहरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के घोसी के चुनाव में बहुत सारे चेहरे सामने लेके आए, अठबंधन, गठबंधन, ठगबंधन सारे वो लेके आए, लेकिन उसमें भी फेलियर हो गया। तो अब चेहरे पे कोई बात नहीं होगी, बात होगी मुद्दों पे। मुझे लगता है कि देश की आम जनता ने इस बात का मन बना लिया है कि हम अब मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, और मुद्दे वो कौन होंगे? आम जनता के मुद्दे होंगे। ये लाभार्थी योजना, ये फ्री फीस वाली चीजें, इन चीजों पे जनता अब कोई बात नहीं करना चाहती है। क्या परिवर्तन कर सकते हैं आप? 3 मुद्दों पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और सुरक्षा पे। अगर इन 3 मुद्दों पे आपके पास कुछ है तो निश्चय ही जनता आपकी तरफ मुख करेगी, न वैसे ही मुंह फेर लेगी जैसे कि नाकारे निकम्मे व्यक्ति से उसका परिवार मुंह फेर लेता है। ठीक वैसे ही जो नाकारापन 20 साल का मध्य प्रदेश का है बीजेपी का, और तमाम सारे उन राज्यों का हवाला बीजेपी जहां दे रही, जहां पे अपने आप को कोट करके कहती कि हमने इन राज्यों की दिशा और दशा बदल दी, तो वहां तो हवा नहीं आ रही। और एक स्पष्ट और बड़ी बात आपको प्रत्युष जी बता दे रहा हूं, मोदी जी ये भी चाहते हैं कि इन 4-5 राज्यों में बीजेपी बुरी तरीके से हारे, और उसके पीछे रीजन ये है कि जो मोदी जी अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं वो एंटी इनकम्बेंसी को कम करके अपने चुनाव में, यानी कि लोकसभा में जनता के पास जाके वोट मांगने का स्पेस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये फैसला मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी, नहीं आप देख लीजिएगा, आप कह रहे हैं बीजेपी ये चाहती है, बीजेपी चाहती है या कौन चाहता है? पीएम मोदी चाहते हैं कि 4-5 स्टेट हम हार जाएं, उससे क्या फायदा होगा? नुकसान तो अपना हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, नुकसान तो उनका अपना हो जाएगा। हुआ चिराग हूं तेरे मजार का,
एक सेकंड, बुझता हुआ चिराग हूं तेरे मजार का, जिनका रिटायरमेंट का दौर है उनको विधानसभा यानी कि राजनीति की शुरुआत कराई जा रही है। ये स्पष्ट है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसा गणित बैठाएंगे कि इन चारों राज्यों में बीजेपी ध्वस्त हो जाए और सिर्फ एक छत्र अपने चुनाव की गिरी जी जवाब दीजिए। राज्यों में बीजेपी समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप लोकसभा में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। 23 का दंगल हारने के लिए आप लड़ रहे हैं, जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए लड़ रहे हैं। प्रत्युष जी, एक ने कही और दूजे ने मानी। नानक ने कहा कि दोनों ज्ञानी, और इतने बड़े ज्ञानी को, इतने बड़े ज्ञानविद को, पर मैं बोलने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं। इतने बड़े ज्ञान के भंडार को और इस स्वर्णकार को, इस शब्दकार को और इस शिल्पकार को आप ही समझ सकते हैं और जनता समझ सकती है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि तो भागो भाई साहब आपके बीच में, अमित शाह को बुलाओ, भाई साहब आपके बीच में मैं नहीं बोला। अरे आप ऐसा जवाब दे रहे हो, मुझे मजबूर कर रहे हो। आप ज्ञानी वानी करने वाली कोई बात ही नहीं। आप कहो ना कि आप गलत कह रहे हो, मोदी जी चुनाव जीतने के लिए लड़े, इतना जवाब देना है। ज्ञानी अज्ञानी फलागर नहीं जवाब दे सकते हो तो किसी ज्ञानी व्यक्ति को बुलाओ। क्यों अज्ञानियों के साथ प्रत्युष जी हमारा समय बर्बाद करा रहे हैं आप? धनंजय गिरी। प्रत्युष जी, कॉमेडी सर्कस के भी लोग को आपने बुला रखा है, मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए तो मैं सीरियस डिबेट बात करने की बात कर रहा हूं। जहां एक तरफ 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था बनी, जहां हम गांव गरीब किसान की चिंता कर रहे हैं, जहां हम कह रहे हैं कि 10वीं अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी और आगे हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश नहीं भारतवर्ष का चेहरा है, भारतवर्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज दुनिया में इतने बड़ा नेतृत्व कोई है ही नहीं, इतने बड़ा नेतृत्व करता है दुनिया में कोई नहीं है। कितना बड़ा नेता? रैंकिंग में आदरणीय प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके जिता देते ना चुनाव, क्यों नहीं जिता पाए? बात कर रहे हैं आप, जिसके सांसद साइकिल पर आ सके, इस बार वो साइकिल पर ही आएंगे, साइकिल पर जितने लोग बैठ सकते हैं उतने ही लोग इनके दल के आएंगे। इससे ज्यादा एक आदमी नहीं आएगा। अभी रिक्शा के लायक जनता की बात करने साइकिल के लायक बचेंगे। हम रेंज रोवर से नहीं चलते हैं। 2-3 सांसद इनके आ जाए लोकसभा में तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? हम ना चलते, क्योंकि कह रहे थे कि जो नालायक होता है उसको निकाल दिया जाता है। तो जिस पार्टी के नेता ने कहा था, परम आदरणीय दिवंगत स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा था मेरा बेटा नालायक है, हमको हमारी बात नहीं सुनता है। मोदी जी की उन्होंने भी कहा था कि ये नालायक हमारी बात नहीं सुनता। हम मध्य प्रदेश पे थे, हम यूपी पे आ गए और दुनिया की जनता मध्य प्रदेश विधानसभा, राजस्थान विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा और ममता कालिंदी। इस बार की सूची को देखकर ऐसा लग रहा है आपने नरेंद्र सिंह तोमर को भी चुनावी मैदान में उतार दिया, आपने प्रहलाद सिंह पटेल को भी उतार दिया, आपने फग्गन सिंह कुलस्ते को उतार दिया, आपने कैलाश विजयवर्गीय को उतार दिया। चर्चा यह भी है कि हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी उतारा जाए। तो क्या शिवराज सिंह चौहान का विकल्प अब बीजेपी तलाश रही है मध्य प्रदेश में? एक वजह क्या ये तो नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी, अगर ऐसा नहीं लगता है तो फिर शिवराज सिंह के नाम पर चुनाव क्यों नहीं? नहीं, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कामों पर, विकास की नीतियों पर और आगे जो रोड मैप बनाया गया है भारत के विकास का, उस पर चुनाव लड़ रही है। देखिए नाम पे वो लोग चुनाव लड़ते हैं जिनके पास काम नहीं होते, है ना? तो नाम क्यों, काम क्यों नहीं, ऐसा मेरा मानना है। और जितने तमाम लोगों के नाम आपने अभी गिनवाए प्रत्युष जी, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के पहले कार्यकर्ता हैं, दिग्गज नेता हैं, मंत्री हैं और सारे के सारे मध्य प्रदेश के ही हैं, उसी भूमि से हैं, कोई पैराशूट प्रत्याशी तो है नहीं। तो जैसा उनकी पार्टी ने उनको आदेश दिया है वैसा वो कर रहे हैं। लेकिन खबर यह भी है कि ये अंदर से खुश नहीं है। अब सोचिए कोई केंद्र की राजनीति कर रहा है, उसको आप अचानक से कहिएगा कि चले जाइए स्टेट पॉलिटिक्स करने के लिए, हार गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, देखिए क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी मेरी समझ से ऐसी पार्टी है जिसके अंदर एक ऐसा डिसिप्लिन है कि जो बोला जाता है कार्यकर्ता वही काम करता है। अच्छा, अब दूसरी बात, मेरे अभी एक भाई बोल रहे थे, कुछ वो घोसी के चुनाव पर बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला गठबंधन, अठबंधन, ठठबंधन और ठगबंधन उन्होंने जो बनाया हुआ है इंडिया अलायंस के नाम पर, उसकी बुरी हालत होने वाली है। देखिए एक उपचुनाव पर आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने बात करी थी स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की। मैं याद दिला दूं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, जिसको तब बीमारू प्रदेश बोला जाता था, वहां पर
उस समय स्वास्थ्य की हालत इतनी खराब थी, प्रसव पीड़ा में बेटियां जो बहुएं होती थी उनका जच्चा बच्चा दोनों खत्म हो जाता था। शिक्षा की हालत ये थी कि आज भी आप जाकर के पूछिए कि शिक्षा की क्या उस वक्त हालत थी। और सुरक्षा तो ऐसी थी कि जो माफिया थे उनका राज था, माफियाओं का राज था, गुंडों का राज था, रंगदारी रंगबाजी चलती थी और जो आम जनता और खास तौर पर महिला और बेटियां डर के मारे दुबक के घर में बैठी रहती थी। आज उसी उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आज सुशासन चल रहा है और वहां पर सुरक्षा सबको है और बेटियां घर की बहुएं बाहर है, आम जनता बाहर है सड़कों पर और जो माफिया हैं वो जेल के अंदर है, उनको उनकी जगह पहुंचाया गया है। तो ये सच्चाई। मनोज यादव। प्रत्युष जी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि ममता जी ने बेमतलब मेरे अंदर सोए हुए शेर को जगा दिया। अभी 15 दिन पहले ही आनंदीबेन पटेल राज्यपाल महोदया हैं, उनके आवास के सामने रोड पे प्रसव हुआ, रिक्शे पे जा रही थी, एम्बुलेंस भी ना मिली और रोज उत्तर प्रदेश पर्याय बन चुका है। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा है एसपीडीएम को कि जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटित हो रही हैं, कभी महिला कांस्टेबल के साथ रेप होता है, उसके साथ छेड़छाड़ होती है, कभी रोजाना डॉक्टर की हत्याएं होती हैं, बीजेपी हत्यारा निकलता है। मनोज भाई जो बेटियों के दुपट्टा खींचते हैं ना, उनकी हाल खराब कर दिया जाता है। और कल ही सोमवार को आदरणीय योगी जी ने तमाम जो थाने हैं, जो पूरे के पूरे तमाम पुलिस विभाग है, उनकी पूरी मीटिंग लिए, शायद आपको जानकारी होगी, उसमें बोला है हर जिले में एक महिला थाना होगा और उस महिला थाने की जो थाना अध्यक्ष होगी वो महिला होगी और किसी ने गड़बड़ करी तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। और ये नहीं सुनिए आप सुनिए। और अब हर गांव में मनोज भाई सुनिए, मैं एक औरत हूं ना, इसलिए औरतों की बात बता रही हूं। हर गांव में नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए हर गांव में रेपिस्ट है भाजपा के, आप कहां हर गांव में लुटेरे हैं भाजपा के, आप कहां आपके टाइम तक तो घर से लड़कियां उठा ली जाती थी और जो उठाते थे उनके बारे में उनके खिलाफ पुलिस उस समय प्राथमिकी भी नहीं लिखती थी। मेरे भाई मनोज भाई, आप मेरे अंदर की सोई भी शेरनी को मत जगाइए, वरना मैं पूरी की पूरी मतलब एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगी। आप क्या बात कर रहे हो? आप क्या बात कर रहे हो? आज अच्छों की हालत खराब हो जाती है बेटी बहुओं की तरफ आंख उठाने पर। योगी आदित्यनाथ जी ने पूछा नहीं के अंदर जहां पे आप लोगों के माफिया बेटियों को अपने कांग्रेस का रुख कर रहा हूं, मैं कांग्रेस का रुख कर रहा हूं। डॉक्टर टीना, आंखें निकाल ली उसकी। डॉक्टर टीना, आपने कहा शिवराज सिंह की सरकार, आपने कहा कि बीजेपी की सरकार व्यापम घोटाला, ठीक है, आपने सवाल उठाया। राजस्थान में आप ही के पार्टी के नेता सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को घेरा, बाकायदा उन्होंने अनशन किया। उन्होंने कहा 45,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ये अप्रैल महीने की बात है और उन्होंने इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी किया, खबरें बनी, सुर्खियां बनी और सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अदावत तो पिछले कई सालों से चल रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब जैसा डैमेज आपको यहां पर हो जाए? जी, मैंने आपका सवाल सुना। देखिए, राजस्थान की अगर बात की जाए, राजस्थान में अगर कोई भी पेपर लीक होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। वहीं पर अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, वहां पर करोड़ों छात्रों के साथ और 15 लाख में पटवारी का पेपर बिक रहा था, तब कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि शिवराज मामा को कोई खैर खबर नहीं है, उनको कुछ पता, उनको कोई लेना देना ही नहीं है छात्रों से कि पेपर लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे साथ के कुछ ऐसे छात्र हैं जो बताते हैं कि उनकी हालत कितनी खराब है, कितने साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य नर्क कर बना रखा है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, मैडम महिलाओं के सुरक्षा को लेकर बात कर रही थी। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ और जिस प्रकार आपने भी देखा होगा कि पेशाब किया, वो कौन थे? वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर जवाब नहीं दिया। सचिन पायलट ने ये कहा था, आपने कहा ना तुरंत कार्रवाई होती है, आपने कहा हमारे यहां अगर कोई मामला आता है संज्ञान में तुरंत कार्रवाई होती है। सचिन पायलट ने कहा था कि इतना बड़ा घोटाला हुआ, 4.5 साल बाद भी मामले को सीबीआई को नहीं दिया गया, इसलिए मुझे सड़क पर आना पड़ा अपनी ही सरकार के खिलाफ, क्योंकि मैं सच से पीछे हटने वाला नेता नहीं हूं। डॉक्टर टीना।
देखिए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी में कम से कम इस तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी तो है कि लोग आकर खुद, नेता आकर खुद अपने नेताओं के लिए भी बोल सकते हैं। यहाँ शिवराज सरकार के खिलाफ बता दीजिए किस नेता ने ऐसा बोला हो आकर, क्योंकि चुपचाप देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है, खनन घोटाला, व्यापम घोटाला। और दूसरी बात, मैं राजस्थान का जिक्र कर देती हूँ। राजस्थान में आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी सरकार है जहां भारतीय जनता पार्टी की, जहां 250 से कॉलेज बनवाए, 25 लाख तक मुफ्त इलाज देती है। तो लगातार अशोक गहलोत सरकार काम कर रही है। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगली बार भी राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करूं, 19 साल तक कोई ऐसा काम नहीं किया। लगातार आदिवासियों, दलितों पर अत्याचार हुआ। और एनसीआरबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वहां पर सबसे नंबर 1, जो कि रोजगार में नंबर 1 होना चाहिए था, वो अत्याचार में एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान नंबर 1 है। भारतीय जनता की पार्टी ने, मैं वही बोलने वाली थी। वही एनसीआरबी का आंकड़ा आपके खिलाफ चला जाता है राजस्थान तो 1 घंटे के अंदर बोलिए नहीं, आपको मैं बता दूं, वहां पर 1 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई होती है। आप ये बताइए, 1 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाती है। यहाँ बताइए मध्य प्रदेश में वो जो कार्यकर्ता थे, बच्चे के सामने, राजस्थान की नाबालिग बच्चे के सामने माँ का गैंगरेप हो जाता है और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाले दिखाई नहीं देती है, मोहब्बत की दुकान वाले दिखाई नहीं देते हैं, रेपिस्ट पकड़े नहीं जाते हैं। और जब रेप की बात की जाती है, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि नंबर 1 है राजस्थान व्याभिचार, दुराचार, महिलाओं के खिलाफ होने के मामले में। तो राजस्थान के कांग्रेसी राजसी लोग कहते हैं ये तो मर्दों का प्रदेश है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको इस सोच पर, और आप महिला होकर के उनका साथ दे रही हैं। मतलब दुराचार व्याभिचार होंगे तो वो मर्दों का प्रदेश कहलाएगा, वो मर्दों का प्रदेश कहलाएगा। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली मेरी बहन, आपकी बहन, आज तक मुझे तो नहीं दिखाई दी राजस्थान जाते हुए, नहीं दिखाई दी। एक लड़की को, एक नाबालिग लड़की को अगवा किया जाता है, जंगल में ले जाके उसका गैंगरेप होता है, उसको कुएं में डाल दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, उसके चेहरे में तेजाब फेंक दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी चुप रहती है, सोनिया जी चुप रहती है, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के आगे नफरत ये वाली महिलाओं के खिलाफ दिखाई नहीं देती है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली तो गायब, एकदम 9-11। और बात है, किसी ने गहलोत साहब का इस्तीफा नहीं मांगा। अरे हम तो कहते हैं कि जो मणिपुर में हुआ वो गलत हुआ। आप लोगों की हिम्मत है, आप लोगों की हिम्मत है ये बोलने की मैडम कि जो राजस्थान में हो रहा है वो गलत है, अशोक गहलोत जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली जी मैडम को वही बैठ जाना चाहिए, और मोहब्बत की जो दुकान चलाते हैं उनको भी वही चले जाना चाहिए। मैडम बात कीजिए, मैं बीजेपी कर रहा हूं, रिटॉरिक मत कीजिए। अरे हम तो स्वीकार कर, धनंजय गिरी जी बात कीजिए, आप काम कर रही हैं कुछ विकास के नाम पर। अरे मैडम, ये मुंह और मसूर की दाल मत सुनाइए, आप रहने दीजिए, डॉक्टर मैडम रहने दीजिए। धनंजय गिरी जी, आपने इतने हेवीवेट उम्मीदवारों को उतार दिया चुनावी मैदान में। अगर ये सब हार गए चुनाव, मैं अगर लगा रहा हूं, देखिए कुछ भी हो सकता है, जीत या हार, चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये हार गए तो इसकी जिम्मेदारी या ठीकरा किसके साथ? आपका नहीं, चेहरा किसका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये आप कहेंगे सारे कार्यकर्ताओं का चेहरा है। नहीं, आप किस पर जाएगा ठीकरा अगर हार गए? तो जीत गए तो सेहरा बंधेगा, जीत गए तो सेहरा बंधेगा, हार गए तो जिम्मेदारी किसकी? प्रत्युष जी, सवाल आप आज पूछ रहे हैं, जवाब हमारे सलाखा पुरुष ने सालों पहले दिया। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। और हार को भी गले का हार और जीत को जनता का प्यार समझते हैं। हम कहां कहते हैं जहां चुनाव हारते हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया? हम कहां कहते हैं जहां चुनाव हारते हैं कहते हैं कि यह लोकतंत्र नहीं है, ईवीएम मशीन खराब है, ये है वो है। विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में क्रोसिन छिड़क दिया गया है। हम लोकतंत्र में सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में ही हाथ सरदारी नहीं आती। जनता के प्यार, जनता के विश्वास, जनता के लिए किए गए कार्य, जन मन से इस गण का गणतंत्र लोकतंत्र को महान बनाते नरेंद्र नरोमेंद्र होते। आज जन मन को अपने हृदय में बिठा करके गांव और गरीबी की गुर्बत से निकल के शोहरत तक का सफर तय करने वाले हमारे नेता, एक एक कार्यकर्ता जहां प्राणों की वर्तिका बनाकर। धनंजय गिरी जी, आपने क्लियर कर दिया, आपने क्लियर कर दिया, बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी हैं। 5 राज्यों के स्टेट में कोई सीएम पद का उम्मीदवार या चेहरा नहीं है, पीएम ही हमारे लिए चेहरा है। आपने कहा कि न जीत में न हार में, किंचित नहीं भयभीत में। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। अटल जी की कविता बहुत ही अच्छी है। जी प्रत्युष जी, लेट मी कंप्लीट। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं।
राजस्थान महिला अपराध में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, पेट्रोल डीजल सबसे हाईएस्ट पर है, जहां आम दलित आदिवासी महिलाएं सुरक्षित नहीं, जहां की महिला विधायक ने कहा कि महिला सुरक्षित नहीं। नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, जहां की सरकार है हरियाणा, वहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, नंबर 1 बेरोजगारी है। आपको डाटा मैं बता देती हूँ, और छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है। क्या बात कर रहे हैं? नीति आयोग की रिपोर्ट पर बात करिए ना। आप कह रही हैं नहीं तो झूठ मत फैलाइए ना, झूठ मत फैलाइए। अरे दर्शक देख रहे हैं, आप झूठ बोलेंगे तो मैं आपको बोलने थोड़ी दूंगी। ऐसा है ना प्रत्युष जी, जिस पार्टी का सरबराह परम आदरणीय राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों बेल पर चल रहे हो, वहां किसी घोटालेबाज के लिए आप कैसे सवाल उठा सकते हैं जब खुद का नैतिक बल नहीं है? नेशनल हेराल्ड के घोटाले में 5,000 करोड़ को 50 लाख रुपए में जब आप ले रहे हो और सुप्रीम कोर्ट से आप अरे तो डालिए ना जेल में। आपकी सरकार 9 साल से आप सत्ता में, क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? झूठा प्रचार कर रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं। हिम्मत है तो डालिए जेल में, अगर इतना ही बोलने का शौक है आपको तो। क्या कर रहे हैं? खाली हाथ बैठे कब तक अडानी को घुमाते रहेंगे? बोलिए आकर यहाँ पर। अडानी के 5 प्रोजेक्ट हैं देश में सबसे बड़ा राजस्थान में दिया, किसने दिया? आपके मुख्यमंत्री ने दिया। सबसे बड़ा कोयला निकालने का प्रोजेक्ट छत्तीस में किसने दिया? आपके मुख्यमंत्री ने दिया। पोर्ट बनाने का काम दिया बंगाल में, किसने दिया? ममता दीदी ने दिया। केरल में पोर्ट को प्राइवेट दिया, किसने दिया? कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने दिया। बंगाल में महागाड़ी की सरकार ने दिया। वो बताइए आप, और सच बोलिए, इधर मत घुमाइए। कुछ तो सच बोलिए। तो आप बोलिए पांचों रिपोर्ट भी कुछ कहती है, उस पर भी चर्चा कर लीजिए। बोलिए प्रोजेक्ट कैंसिल करें। अरे हिंडनबर्ग की हिनहाट के पीछे कांग्रेस की चिलचिलाहट ही है। हिंडनबर्ग की हिनहाट काम नहीं आएगी। 5 राज्यों में जो दिखाई दे रहा है वो नजर आएगी। हम क्यों करें? प्रत्युष जी, अब एक अच्छा, हम प्रोजेक्ट कैंसिल करें और आप मलाई खाएं सत्ता की, क्या बात कर रहे हैं? आप तो मैं ये पूछना चाहता हूं, देखिए डिबेट बहुत होती है कि भाई ये बिजनेसमैन वो बिजनेसमैन, इस पर आरोप लगाया जाता है, जबकि हर स्टेट में उसका कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चलता रहता है। या तो पार्टियां ब्लैकलिस्टेड कर दे कि अगर इसका कोई भी प्रोजेक्ट है, अगर इतना बड़ा घोटालेबाज है तो हमारे स्टेट में कोई प्रोजेक्ट ही नहीं होगा, खत्म। हमारी सरकार आई तो प्रोजेक्ट खत्म, नील बटा सन्नाटा। जरूरत तो आपको भी पड़ती है मैडम, हर पार्टी को पड़ती है। क्यों करेगी? कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्याय हैं, कैसे करेगी? कांग्रेस तो झूठ बोलने की मशीन है। कांग्रेस का काम है झूठे आरोप लगाना और माफी मांगना। राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। अच्छा, तो दरभंगा में एम्स बन गया, रेलवे स्टेशन बन गया, ये बन गया, वो बन गया। ये तो प्रधानमंत्री बोलते हैं। उनको कहिए भाषण थोड़ा अच्छा तैयार करके जाइए, क्योंकि जनता फैक्ट चेक करती है, फैक्ट चेक करती है। वो बोलने से पहले जनता तय कर लेती है कि कितना झूठा प्रधानमंत्री है और क्या बोले जा रहे हैं। नहीं पता है, तुरंत रोकते हैं कि मत बोलिए। अरे आप समझाइए, आप तो नेता है अपनी पार्टी के, अपनी लीडरशिप को थोड़ा ज्ञान दीजिए, लीडरशिप को मैसेज पहुंचाइए। अरे आप थोड़ा ज्ञान हमसे ले लीजिए टीना जी, आप थोड़ा ज्ञान हमसे ले लीजिए बहन, हमसे थोड़ा ज्ञान ले लीजिए, आपके काम आएगा। अरे आप सरकार में हमें आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। आप सरकार में है, आप अपनी रिसर्च टीम स्ट्रॉन्ग बनवाइए। भाषण देने जाइए तो थोड़ा जनता के बीच। मैं आ रहा हूं मनोज यादव आपके पास, इंटेलिजेंट लोग सुन रहे हैं उनको। ममता काले, मैं बस दूसरा प्रत्युष जी, एक सेकंड मैं आ रहा हूं। मनोज यादव मैं आपके पास भी आ रहा हूं। ममता काले, मैं बोलूं? अच्छा, मैं बस 2-3 चीजें बोलना चाहती हूं कि ऐसा लगता है अडानी जी इनके बड़े फेवरेट से टॉपिक हैं, तो जीजा जी के साथ उनकी फोटो सबने देखी है। दूसरी जरूरी बात भारत को मैं बता देना चाहती हूं कि गौतम अडानी का बिजनेस भारतवर्ष के अंदर जो टेक ऑफ किया और फ्लरिश किया, उस वक्त इस भारत के, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी थे। ये याद रखिए, ये गौतम अडानी 2014 में मोदी जी के आने के बाद नहीं बने बिजनेसमैन, और ना उन्होंने तब अपना बिजनेस शुरू करा, राजीव गांधी जी के समय से है। और मोहतरमा, डेटा आप उससे ले लीजिए, क्योंकि आपके पास कोई डेटा नहीं होता है, आप सिर्फ रिटॉरिक फेंकती है। तो सच बोलने की हिम्मत रखिए, सच बोलने की हिम्मत रखिए। अडानी सबसे बड़ी बात, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जेपीसी बैठाइए, जेपीसी बैठाइए था तो ये बोल नहीं पाएंगे। ये भी तो मोदी जी बोलिए ना, स्पेशल सेशन करवाते अडानी पर। अरे ईश्वर से डरिए, अरे ईश्वर से डरिए। अरे इतना झूठ बोलेंगे आप?
अरे जनता देख रही है, अरे देश देख रहा है, बस अरे मध्य प्रदेश भी देख रहा है। हमें अरे देखो, अरे जनता देख रही, तभी आपको कर्नाटक में क्या हाल किया, कर्नाटक में क्या हाल किया जनता ने। बजरंग बली और बजरंग बली बहुत किया था। हमने नहीं बोला, ऐसी गदा से घुमा के मारा है ना आप लोगों को, ऐसी गदा से घुमा के मारा है, आप बोल नहीं पाई और कोई बोल नहीं पाएगा। आगे आप मध्य प्रदेश के चुनाव में देख लीजिए, राजस्थान के चुनाव में देख लीजिए, राजनीति से राजनीति झेलने लगी। मनोज यादव जी, इंडिया गठबंधन इस बार चुनाव जीतेगा। आप लोगों का यह दावा है कि हम लोग मिलजुल कर एक साथ बीजेपी को शून्य पर ले आएंगे। लेकिन अब यह देखिए कि पंजाब में क्या हो रहा है। खबर आपने भी देखी होगी, वहां पर बाजवा साहब कह रहे हैं कि 32 एमएलए हमारे संपर्क में हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि देख लीजिए कांग्रेस का चरित्र, सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, तोड़फोड़ की कोशिश की जा रही है। चल क्या रहा है ये? निश्चय ही इंडिया गठबंधन के तहत पंजाब में और दिल्ली में तमाम सारे ऐसे बयान आए जो गठबंधन के पक्ष में और हित में नहीं है। ये तय करना है कांग्रेस को, ये तय करना है आप पार्टी को कि उनके नेताओं को किस तरीके से बातें रखनी है। देखिए, मेन जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, जो उपजाऊ है, वो उत्तर प्रदेश बिहार है। उत्तर प्रदेश बिहार को लेकर हमने शिकंजा कस लिया 120 सीटों पे, और हम बिल्कुल भी मौजूदा सत्ता के जो सदस्य हैं जितने, उनसे आधे से आधा भी करने के पूरा प्रयत्न करते सीट शेयरिंग तय हो गई। एक बात अभी हमारी ममता जी ने कही, रुकिए, अरे सब कुछ हो जाएगा। ममता जी ने अभी बात उत्तर प्रदेश का हवाला दिया कि बड़ी अच्छी लॉ एंड ऑर्डर है और बड़ी अच्छी व्यवस्था है। तो एक मूवी आई थी शोले, उसमें एक था गब्बर और एक था ठाकुर। गब्बर था ब्रजभूषण शरण सिंह और ठाकुर है योगी आदित्यनाथ। हाथ कटे नहीं, अन्याय हुआ, न्याय मिला नहीं उन बेटियों को, जिन बेटियों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया, जब पूरी दुनिया में तिरंगा फहराया और ये बताया कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं। लेकिन वो गब्बर सरीखा है इनका सांसद, जिसका नाम ब्रजभूषण शरण सिंह है, ठाकुर सरीखे मुख्यमंत्री ने उनके हाथ भी नहीं काटे। हाथ काटना छोड़ो, हाथ बांध के उनको जेल में भी नहीं डाला, कोई बुलडोजर भी नहीं चलाया। इतना हवाला दे दिया राजस्थान का। समय कम लगा मुझे, समय कम है, इसका जवाब में एग्जाम्पलरी काम हो जाता अगर गब्बर और ठाकुर की लड़ाई उत्तर प्रदेश में हो जाती। आप लोगों को, आपके लिए भी एक सुन लीजिए ना मनोज जी, मेरे तरफ से भी सुन लीजिए। आप लोगों की जो राजनीति है उसके लिए ये कि बाजुओं में दम नहीं, बाजुओं में दम नहीं, पर हम किसी से कम नहीं। अरे बिठा दिया आपको जनता ने घर में, धनंजय गिरी बोलते रहते हैं, धनंजय गिरी गब्बर के हाथ काट ले, सियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अरे आपके जो बड़े-बड़े आप लोगों ने धनंजय गिरी जवाब, धनंजय गिरी महसूस हुआ ना कि गब्बर के हाथ कैसे मासूम बेटियों को कैसे परेशानी करते हैं, नहीं समझ में आए। धनंजय गिरी, पूरे चुनाव तक लगता है मणिपुर और ब्रजभूषण शरण सिंह, ये दो मुद्दे बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ने वाले। धनंजय गिरी, देखिए ऐसा है ना, उत्तर प्रदेश में एक दलित महिला बहन मायावती के साथ जिन लोगों ने दुष्कर्म करने की, उनको जलाने की, मारने की कोशिश की, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जान की, प्राण की का आहुति देकर के उनको बचाया। और इसको अदम गोडवी ने कहा है कि पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत। कितना असर है खादी के उजले इतने नीच लोग और वो दिखे आपको क्या कह रहे हैं कि सत्ता के कारण, सत्ता में इसलिए सोए हुए हैं, सत्ता आएगी हम शेर हो जाएंगे, आदमखोर हैं हम लोग, लेकिन सत्ता के कारण सोए हुए हैं। योगी है, योगी के डर से, मोदी के डर से खाल में रुके हुए हैं। ये आदमखोर आज 2024 से पहले 23 का दंगल, और देखिए 23 के दंगल में कितनी गर्माहट आ गई है। अब ये दाव हिट होगा या चित होगा, ये जनता तय करेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ सबका हिसाब होगा में जुड़ने के लिए। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि सबका हिसाब होगा में आप बहस के साथ साथ एक इनाम भी जीत सकते हैं। हमने 24 सितंबर को एक सवाल पूछा था। लकी विजेता अजय कुमार चौधरी मुजफ्फरपुर बिहार, नरेश पटेल सूरत गुजरात से। आप दोनों को मिलेगी एक शानदार घड़ी। तो हर दिन ठीक शाम 5:55 पर इंडिया डेली लाइव पर हमसे जुड़िए। सबका हिसाब होगा में बहस देखिए, और इस दौरान स्क्रीन पर नीचे डिस्प्ले होता है सवाल, उस सवाल का सही जवाब दीजिए और जीतिए एक शानदार घड़ी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आगे देखिए संपूर्ण राष्ट्र।